नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में निकाले गए एक मार्च के दौरान दो छात्र संगठनों एबीवीपी और आईसा के बीच हुई हिंसक झड़पों और संघर्ष के बाद अब ये मामला राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। इस हिंसा के लिए जहां दोनों छात्र संगठनों ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं छात्र संगठनों की राजनीति पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस पार्टी ने हिंसा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि संघ परिवार से जुड़ी ताकतें लोकतंत्र पर हमला कर रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने भी सवाल किया है कि क्या कश्मीर और बस्तर की आज़ादी के लिए नारा लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। गौरतलब है कि वामपंथी छात्र संगठनों ने रामजस कॉलेज में प्रतिरोध की संस्कृति नामक एक विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की थी, जिसे रद्द कर दिया गया। इस कार्यक्रम के आयोजकों के मुताबिक पुलिस से सुरक्षा का भरोसा न मिलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने इसे रद्द कर दिया, जिसके विरोध में कॉलेज में मार्च निकाला गया। विरोध मार्च के दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उनके मार्च पर हमला किया, जिसमें कई छात्र घायल हुए। वहीं एबीवीपी का कहना है कि झड़पों में उसके भी कम से कम 10 छात्र घायल हुए हैं। एबीवीपी का यह भी कहना है कि हम देश के खिलाफ बयानबाजी करने वालों का कार्यक्रम डीयू में नहीं होने देंगे। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लंदन में दक्षिण एशियाई छात्रों को संबोधित करते हुए इस हिंसा के लिए विनाश के गठजोड़ को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा है कि कुछ संस्थानों में अलगाववादी और वामपंथी एक ही भाषा बोल रहे हैं। इस पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पूछा है कि जब अरुण जेटली 1975 में डीयूएसयू के अध्यक्ष थे, तब क्या वो विनाश के गठजोड़ की अगुवाई कर रहे थे। देश देशांतर में आज चर्चा इसी विषय पर कि क्या विश्वविद्यालय परिसरों में होने वाली राजनीति पर संयम बरता जाना चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ जोड़ रहे हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष वलीउल्लाह कादरी, एबीवीपी नेता और प्रवक्ता अनिकेत काले, कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता नीरज मिश्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और लेखक प्रोफेसर अपूर्वानंद और पूर्व छात्र नेता तथा जेएनयू में समाजशास्त्र के प्रोफेसर रहे डॉक्टर आनंद कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले मैं अनिकेत काले साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या अब इतना मध्यम हो गया है हमारा सोच का दायरा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कोई भी बात होगी उसको सुना नहीं जाएगा, और अगर कोई संगठन या कोई व्यक्ति अपनी बात रखेगा तो उसे इसी तरह से दौड़ाया जाएगा जैसा डीयू में देखने को मिला। आपने जो कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी जी, तो मैं अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर जिन्होंने ये संस्कृति प्रतिरोध नाम से जो कोई कार्यक्रम डीयू में जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था जी, मैं उस आइडियोलॉजी को पूछना चाहता हूँ जो आइडियोलॉजी लाखों दलित और आदिवासियों के मृत्यु पे खड़ी है, चिताएं जिन्होंने जलाई, ये वही आइडियोलॉजी है जो माओइस्ट और नक्सलिस्ट के सिंपथाइजर है। और ये सिर्फ नाम अभिव्यक्ति का है और मुद्दा सेपरेटिज्म का है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि इनके कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है और वो समय समय पे सामने आ रहा है। आप एक टेररिस्ट के लिए वहां पे प्रोग्राम अरेंज करते हैं और वहां आप नारे लगाते हैं कि भारत के टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी, तो आपको क्या लगता है कि एक कॉमन इंडियन सिटीजन, एक सेंसिबल इंडियन सिटीजन होने के नाते क्या उसका विरोध करना भी एक अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? सवाल ये है कि क्या कानून व्यवस्था का मामला आपने अपने हाथ में ले लिया है कि आप पुलिस की कोई जरूरत नहीं है और आप लोग ही ठीक करेंगे? नहीं, ये तो आप लोग एबीवीपी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं सर, देखा है आपके स्क्रिप्ट में आपने कहा है कि एबीवीपी के लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया। मैंने कहा, एबीवीपी ने भी कहा कि उसके 10 लोग घायल हुए हैं। शायद आपने नहीं सुना, वो बाद में और पहले की बात नहीं, मैं दोनों पक्षों की बात रख रहा हूं। आप सुनिए, नहीं, आप एक ही पक्ष की बात रख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको ये कर रहा हूं। ये देखिए, राज्यसभा टीवी है और यहाँ कोई पक्षधरता की नहीं की जाती, इसीलिए मैं कह रहा हूँ पक्षधरता नहीं की जाती। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि एबीवीपी ने कानून और सुव्यवस्था, सवाल पूछने का हक मुझे है आपसे, वो मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब सुन लीजिए आप, जवाब भी आपको सुनना चाहिए। नहीं, एबीवीपी ने कानून और व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ली है, ठीक से समझ लीजिए। ठीक है, हम आते हैं आपके पास। अभी पूरी बात एक ही बार में नहीं खत्म हो जाएगी, मैं आपसे 2-3 बार बातचीत करूंगा। जरूर करेंगे। वलीउल्लाह कादरी साहब, आपका क्या कहना है, क्या दिक्कत है, क्यों आप लोग ये जो मार्च निकालना चाहते थे, जब इसकी इजाजत नहीं मिली तो इसको लेकर के आपने मार्च निकाला? देखिए, पहले तो हमें परमिशन मिला था, वहां पर पूरी तरह से सोसाइटी ने परमिशन दिया और उनको सामने जो भी वहां के गेस्ट है वो भी आए हुए थे। लेकिन जिस तरह से एबीवीपी ने वहां पर अपना रवैया दिखाया, जिस तरह से उन्होंने एक तशद्दुद बर्पा करने की जो कोशिश की,
उसके खिलाफ हम लोग ये चाहते थे कि पर अमन तौर पर एक मार्च हो, जिसपे ये बताया जाए कि जहां पर हिंदुस्तान के अंदर ये बोलने की आजादी में इन्होंने हर जगह बोलने की आजादी, जो बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, इनको सबको मारने का काम किया। इनके तारीख भी आप देखिए, इनके इतिहास भी देखिए, इन्होंने प्रोफेसरों पे भी अटैक किया। तो हम ये बताना चाहते थे देश और दुनिया के सामने, जो एबीवीपी गुंडागर्दी और ये जो दहशत मचाने की जो कोशिश कर रहा है, उसको दुनिया के सामने बताया जाए, पर पीसफुल मॉडल में। लेकिन अब पीसफुल मॉडल के ऊपर इन्होंने जो जुल्म किया, तो आपने जो क्या पथराव इस सिलसिले में रिपोर्ट की थाने में, पुलिस में, कहीं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया? बिल्कुल, हमने पुलिस भी वहां देख रही थी, रिपोर्ट करने क्या, पुलिस तो हम पे एक पुतला फूकने का केस बना देती है सुमोटो देखकर। पुलिस तो आंखों से देख रही थी, हमें हम पिट रहे थे, पुलिस इनका सपोर्ट कर रही थी, ये पुलिस इनके साथ खड़ी हुई थी। हम पुलिस तो सुमोटो भी ले सकती, हमने भी एक कंप्लेंट की इनके खिलाफ। कंप्लेंट की आपने? चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। नीरज मिश्रा साहब, आपकी एनएसयूआई का क्या स्टैंड है सारे मामले में, और आप क्या करने वाले हैं इस सब को लेकर? अली साहब देखिए, जो अनिकेत जी ने बात शुरू की, मैं उसी बात से अपनी बात की शुरुआत करूंगा जी, कि एबीवीपी हो या लेफ्ट हो, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर वो किसी आतंकवादी के लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो हमारे एबीवीपी के साथी नथुराम गोडसे के लिए, जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा, उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। दूसरी बात, जो 22 तारीख को रामजस में घटा, उसको प्रत्यक्ष इन्होंने कल कर दिया। इनके यहाँ से पिछले वर्ष डीयूएसयू के एक प्रोबेबल कैंडिडेट प्रशांत मिश्रा और एक कॉलेज के अध्यक्ष, जो इनके यूनिट के भी अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर कल एक एफआईआर हुआ। उन्होंने ऑन कैमरा 2 लड़कों की पिटाई की, जिसके ऊपर एफआईआर हुआ और उनको रात भर थाने में रखा गया। तो इनकी बातों में बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है। एनएसयूआई ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि हम लोग कैंपस के अंदर शांति चाहते हैं, चाहे वो एफटीआईआई हो, चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो। हम लोग, हमारे सारे छात्र नेता, जो कि क्लासेस में जाकर हर किसी को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग कैंपस को एक डिबेट और डिस्कशन का फोरम रहने दें, इसको वायलेंस का फोरम ना बनाएं। अनिकेत जी, आपको कुछ कहना है इस पे? हाँ, एक तो इनकी जो बात है कि जिन्होंने कहा कि एबीवीपी नथुराम गोडसे जी के सेलिब्रेशन करती है, जो कभी एबीवीपी ने नहीं किया। आप कभी मुझे एविडेंसेस लाके दिखाएंगे तो मैं शायद मान जाऊंगा, पर ऐसे झूठ आप मत फैलाइए मीडिया के माध्यम से। आप एबीवीपी के नाम पे ऐसे झूठ तथ्य मत फैलाइए कि जिसमें हम नथुराम गोडसे को बहुत ज्यादा ये करते। थोड़ा जी, नथुराम गोडसे को लेके आपकी क्या विचारधारा है, जरा नथुराम गोडसे को लेके जो विचारधारा है, उसके ऊपर कभी आज की चर्चा के विषय के ऊपर सीमित रहते हैं। एक लाइन में उसको क्लियर कर सकते हैं कि कांग्रेस की अपनी कोई विचारधारा रही नहीं। कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की ही पार्ट कांग्रेस की विचारधारा, वो विचारधारा है जिसने इस देश को बनाया। अपूर्वानंद जी, आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वर्षों से प्रोफेसर हैं, और वहाँ की जो घटनाएं होती हैं उस पर बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। आपकी नजर में सारा मामला क्या है? मेरी नज़र में और मेरे लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह दरअसल एक छात्र संगठन की समझ है कि वह कैंपस पर या परिसर पर कब्जा कर सकता है, चूंकि शासक दल का समर्थन उसे प्राप्त है। मैं इस घटना से पीछे जाना चाहता हूँ। लॉ फैकल्टी की डीन प्रोफेसर देव कुमारी, जो एक अकेली महिला हैं, उन पर भी इसी संगठन के नेता ने हमला किया, गालियां दी, गर्म चाय का प्याला फेंका। उसके पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नंदिता नारायण जब पेंशन के मामले में बातचीत कर रही थी शिक्षकों से, तब उन्हें जाकर गालियां दी, कहा बुढ़िया तू पहले भारत माता की जय का नारा लगा, उसके बाद तुझे मैं बोलने दूंगा। ये तो हम सबके सामने हुआ। यानी एक समय, और इसलिए कहा नहीं जा सकता है कि ये झूठ है, ये हमारे सामने हुआ है, जिसमें आप हमारी अध्यक्ष को, शिक्षक संघ के अध्यक्ष को बार बार कह रहे हैं कि तू पहले भारत माता की जय का नारा लगा, आप टेंट की रस्सी काट रहे हैं। एक हिंसक माहौल बन रहा है। इसलिए इस समय यह तर्क दिया जा रहा है कि भारत विरोधी नारे लग रहे थे, इसलिए हम रोकने का अधिकार हमें है और हम रोकेंगे। लेकिन मुझे आज से कई साल पहले आर्ट्स फैकल्टी के 22 नंबर कमरे का वह समय याद है जब प्रोफेसर एस.ए.आर. गिलानी वहां एक सभा को संबोधित करने आए और इसी छात्र संगठन की नेता ने उनके मुंह पे थूक दिया। और उस सेमिनार हॉल पे, मैं उस कमरे के अंदर बंद था, हम सब लोग बंद थे, इस संगठन के लोगों ने इतने पत्थर बरसाए कि सारे शीशे टूट गए। तो जब रामजस में सेमिनार हॉल पर पत्थर बरसाए जा रहे थे तो मुझे 22 नंबर कमरा याद आ रहा था।
रामजस कॉलेज में अंग्रेजी विभाग को अपना सेमिनार करने का हक है। उस सेमिनार पर आपत्ति करने का हक भी किसी को है, लेकिन उस पर पत्थर चलाने का नहीं, शीशे तोड़ने का नहीं। यह काम तो हुआ। मार्च में जो हिंसा हुई वो बाद में हुई, लेकिन उसके पहले यह हिंसा ऑन रिकॉर्ड है, यह हिंसा हुई। ठीक। और मैं इसके भी 1 मिनट में मैं सिर्फ इसके पहले जाना चाहूंगा। यहां तो तर्क दिया जा रहा है कि बस्तर की आजादी, कश्मीर की आजादी, लेकिन हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर स्नेहलता मानव पर जो हमला हुआ, महाश्वेता देवी की कहानी के मंचन को लेकर, उसके पहले सुधा चौधरी उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में उन पर जो हमला हुआ, और हमारे प्रोफेसर अशोक वोरा पर इसी संगठन के द्वारा पूरा उदयपुर बंद करा दिया गया, क्योंकि उन्होंने एक पर्चा पढ़ा, वेंडी डोनिगर भारतीयता को कैसे परिभाषित करती है, उसकी आलोचना करते हुए प्रोफेसर वोरा पर एफआईआर इनके दबाव में करवाई गई और प्रोफेसर सुधा चौधरी पर कराई गई। उदयपुर में हिंसा हुई। उसके बाद आप राजश्री राणावत पर आ जाइए, जो जोधपुर जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में है, जिनको इन्होंने निलंबित करवाया उनके खिलाफ एक हिंसक आंदोलन करके, क्योंकि उन्होंने एक सेमिनार किया था, वो भी अंग्रेजी विभाग की है। उसके पहले झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहां के शिक्षक को भी निलंबित करवाया गया, क्योंकि उन्होंने एक विद्वान को बुलवाया था जिनके बारे में कहा गया कि वो जेएनयू से संबंधित है। इसका अर्थ क्या है? उसके पहले प्रोफेसर सबरवाल की हत्या को आप देख लें जी। इसका अर्थ यह है कि हम जो देख रहे हैं अभी भारतीय विश्वविद्यालयों में, और ये बहुत चिंता की बात है, अभी पुणे में हुआ है, वो ये कि शासक दल के समर्थन के आश्वासन से कैंपसेस पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, जो मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर प्रोफेसर आनंद कुमार भी जुड़ गए हैं। आनंद जी, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, फिर जेएनयू में भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और टीचर एसोसिएशन के भी न सिर्फ जेएनयू में अध्यक्ष बल्कि ऑल इंडिया लेवल पे रहे, और अब समाजशास्त्र पढ़ाने के बाद रिटायर हुए हैं। ये जो विश्वविद्यालयों में इस वक्त नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसकी तरफ प्रोफेसर अपूर्वानंद इशारा कर रहे थे, क्या ये वाकई चिंता की बात है, या इस पर किसी तरह का संयम बरता जाना चाहिए, और इस समस्या से कैसे निपटा जाए? आपकी नजर में कोई सुझाव होगा? देखिए, मैं विद्यार्थी परिषद सभी विद्यार्थी संगठनों से कहना चाहूंगा कि अगर छात्र संघ हिंसा के औजार बनेंगे तो अभी सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी मुश्किल से लिंगदो आयोग के जरिए इनको बनाने की अनुमति फिर से दे दी है। ये नागरिकता निर्माण के केंद्र होने चाहिए, गुंडागर्दी का प्रशिक्षण केंद्र नहीं होना चाहिए, वरना ये छात्र संघ खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, लेकिन उन्होंने छात्र संघों को बंद कर रखा है। दूसरी बात यह है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस रास्ते पर चल रही है जब जेपी आंदोलन के जमाने में यूथ कांग्रेस चला करती थी। सत्ता के अहंकार में अगर आप डंडा बजाएंगे तो आपकी जो तटस्थ लोगों की रिश्ता उनके साथ समझदारी है वो भी नष्ट हो जाएगी, और ये बहुत बार हो चुका है। ये सत्ता का अहंकार उनके युवा संगठनों को होता है, हिटलर से लेकर के इंदिरा गांधी तक। आप उस रास्ते पर चलेंगे तो आपका अंत वही होगा जो उन लोगों का हुआ था। ये मत समझिए कि सत्ता हमेशा रहने वाली है। आखिरी बात, भारत के विश्वविद्यालय जिज्ञासा का केंद्र बने, संवाद का केंद्र बने, और हो सके तो लोकतांत्रिक बहसों का केंद्र बने। तब तो गलियों में और गांवों में जो गोलियां चल रही हैं, चाहे गुंडों द्वारा, चाहे नक्सलवादियों द्वारा, चाहे सरकार द्वारा, उसका कोई लोकतांत्रिक निदान निकलेगा। अगर विश्वविद्यालयों में संवाद बंद करोगे आप, तो भारत बहुत बड़ा है, आप खाली गुंडों के जरिए राज नहीं चला पाओगे। ये लोकतंत्र है, इतना ही मुझे कहना है। ठीक, आनंद जी आप रहे, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। अनिकेत जी, प्रोफेसर आनंद कुमार उस छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के संयोजक थे जिसके अरुण जेटली भी संयोजक थे, जेपी मूवमेंट से निकल करके आए हैं, और मेरे ख्याल में काफी अच्छी सलाह वो आपको दे रहे थे, उस पर गौर करेंगे? नहीं, मुझे कुल मिला के यही लग रहा है कि एबीवीपी के बारे में जो तथ्य फैलाए जा रहे हैं, माननीय आपने मुझे कहा आप राज्यसभा टीवी पे, मुझे लगता था कुछ लोग फैक्ट फिगर के साथ आएंगे, पर आपने ऐसे लोगों को इन्वाइट किया है कि सबरवाल केस में 2 कोर्ट ने एबीवीपी के लोगों को क्लीन चिट दी है, और ये तो आप झूठ बोल रहे हो। सरासर पैनल पे आप एबीवीपी को बदनाम कर रहे हो, और आपकी आइडियोलॉजी तो इतनी बदनाम है कि आप खुल के आपके आइडियोलॉजिकल संगठनों का नाम तक आगे नहीं दे सकते हो। सर, हम एबीवीपी के हैं, हम आरएसएस के हैं, हम आपके सामने ठोक बजा के बैठ सकते हैं, पर आप एक प्रोफेसर का रूप धारण करके आते हो और एबीवीपी को बदनाम करते हो। आप एबीवीपी को सलाह देते हो कि आपको सत्ता की मस्ती चढ़ी हुई है। एक बात बता दूं सर, सत्ता तो कब आई बीजेपी की? हार्डली 10 साल आई। एबीवीपी की स्थापना 1947 में हुई। 1947 से एबीवीपी लगातार बढ़ रही है।
किसी सत्ता का एबीवीपी को कभी कवर नहीं था। आप लोग वो लोग हो जो आजादी के नाम पे मुखौटा पहन के सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रहे हो, और सर शायद यही चिंता का विषय सभी कैंपसेस में है। हमें हिंसा की चिंता थोड़ी बाद में, पर ये जो सेपरेटिस्ट तत्व कैंपस में पनप रहे उनके बारे में पहले चिंता करनी चाहिए। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं सिर्फ अनिकेत जी की बात को पे थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रडिक्शन था कि जब ये प्रोफेसर सब्रवाल के केस में कोर्ट के तथ्यों को आपके सामने प्रकट करते हैं, तो जब जेएनयू की बात आती है जहां पर वो बच्चे जो भी हैं उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा है उसमें वो लोग अक्यूज्ड हैं, उन लोगों पर कोई भी चार्ज अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। आप उनको कैसे एंटी नेशनल ब्रांड करके आप मॉरल पुलिसिंग करने को बढ़ावा दे रहे हैं? जी अजीब कादरी साहब, देखिए जिनका इतिहास गुलामी का रहा, जो हमेशा गुलामी करते रहे, आरएसएस हो या एबीवीपी हो, कोई भी हो, इनका इतिहास ही गुलामी है। इनको इसके लिए जब भी हम कोई आज़ादी का नारा देते हैं, यानी आज़ादी छूछताछ से, आज़ादी मनोवाद से, आज़ादी जातिवाद से नारा देते हैं, तो इनको लगता है कि ये कुछ, इनको ये लग जाता है कि ये क्या दे रहे हैं लोग, इनको डर लग जाता है कि ये लोग गुलाम लोग हैं, कि ये गुलामी की तरफ हम गुलाम लोग हैं, ये इनको इनकी जो तारीख रही गुलामी रही है, और ये लोग यहाँ बैठकर देशभक्ति की बात कर रहे हैं। और जब भी देखिए, जब भी ऐसा हादसा यहाँ पेश आता है तो ये लोग तिरंगा यात्रा करते हैं, ये सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश करते हैं तिरंगा याद करके। ये ठेकेदार हैं देश के, और ये ठेकेदार है देशभक्ति के, और दूसरों की देशभक्ति पे इस तरह से चेक करते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल, ये भी तो इस सरकार को फांसीवाद का सर्टिफिकेट देखिए हम देखिए आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाएंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो आपके छात्र संगठन राजनीति कर रहे हैं, या जिस तरह से ये रामजस कॉलेज में एक इशू बनाया गया, आप समझते हैं कि वो आपकी सही राजनीति है? आप उसको जायज ठहराते हैं? देखिए रामजस कॉलेज में इशू तो इन्होंने बनाया। अगर रामजस कॉलेज में अगर कुछ निकल कर आता, डिबेट होता, सेमिनार चलता, तो पता चलता कि क्या राजनीति थी। आपने तो काम वहां पर सेमिनार करने ही नहीं दिया, आप तो वहां पर हमला बोल दिए, पथराव कर दिया, वहां पर कॉलेज के ऊपर इस तरह से गुंडों की तरह अटैक कर दिया, और अपने आप को ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि हम इस देश के रखवाले हैं, जबकि देश को तबाह करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस को जला देना चाहते हैं, छात्रों को मारना चाहते हैं। इनकी गुंडागर्दी यही नहीं बल्कि सारे देश के अंदर इनकी गुंडागर्दी चल रही है। और इनका जब असली चेहरा जब बाहर आ गया, तो ये सब बातें दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। इनके ऊपर हत्या के केसेस है, कई केसेस इनके ऊपर हत्या के केसेस चल रहे हैं कोर्टों में। आप बताइए लेफ्ट ये जी, हम जरा ज्यादा वाइल्ड एलिगेशन में ना जाएं। अनिकेत जी आप ये बताइए कि सवाल ये है, अगर वो सेमिनार हो रहा था, आपको एतराज है कि वो गलत था, तो आप पुलिस में शिकायत करते, उसके लिए जो तरीका कानूनी होता वो अख्तियार करते। आपको ये अख्तियार तो नहीं है कि आप जाकर के रोकने का काम करें? नहीं, देखिए वहां पे जिस तरह से भारत को तोड़ने की बात हो रही थी, जिस तरह से नारेबाजी वहां पे हो रही थी, वो सैनिकों का अपमान हो रहा था, वो देख के कोई भी इंडियन सिटीजन जो इस देश का एक नागरिक है उसके साथ, और ये एलिगेशन नहीं, ये एलिगेशन है नहीं, एक मिनट आप लोगों मैंने आपसे भी बात की, आपसे भी बात करेंगे जी। शहीद की बेटी की जो बात आई, तो जैसे ही ये लेफ्ट संगठनों ने हमारे ऊपर आरोप लगाया, लेफ्ट संगठनों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के लोगों ने धमकी दी, तो एबीवीपी सबसे पहले पुलिस सवाल ये मेरा सिर्फ सवाल ये नहीं, मैं उस विभाग में नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं, आपने कहा कि ये सब होकर के आपको बुरा लगा, किसी भी व्यक्ति को बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगने का क्या ये सही तरीका है कि आप कानून व्यवस्था अपने हाथ में लें और हिंसक प्रदर्शन करें? एबीवीपी को फ्रेम किया जा रहा है कि वही तो मैं आपको पहले किसने रोका उनको? ये जो झूठ आप लोगों ने विरोध नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया उसका? देखिए ना, झूठ बोलने वाले हमारी छात्राओं को जब मारने लगे लेफ्ट के लोग, हमारी छात्राओं, सवाल ये है कि रामजस कॉलेज में निलंबित किया गया है, जिनको निष्कासित किया गया है, चलिए निष्कासित किया गया है, और आप ऐसे झूठ, आप ऐसे मैं प्रोफेसर अपूर्वानंद के पास जाना चाहूंगा। अपूर्वानंद जी, कानूनी स्थिति क्या है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, दोनों संगठन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन और दिल्ली के मुख्यमंत्री चूंकि पुलिस उनके पास नहीं है, वो एलजी के पास जा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि इस सिलसिले में इंसाफ होना चाहिए। तो क्या चीज है जो नहीं हो पा रही है आपकी नजर में? मेरी नजर में जो नहीं हो पा रहा है वो कानून का सम्मान, और कानून का सम्मान पूरी तरह से, जैसे पिछले साल जब उच्च न्यायालय में पीटा गया कन्हैया को, और उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अपनी टीम भेजी और उस टीम ने अपनी रिपोर्ट जमा की,
लेकिन उस रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय ने कोई कार्रवाई करने की जरूरत महसूस नहीं की। इससे संदेश यह गया कि हिंसा की जा सकती है खुलेआम और उस हिंसा को बर्दाश्त किया जा सकता है, और वह हिंसा अब समाज का स्वभाव बनती जा रही है। और अगर कुछ लोग ये तय कर लें कि वे राष्ट्र के प्रवक्ता हैं तो वे हिंसा भी कर सकते हैं, यानी वे पुलिस का काम करेंगे। वे ये कह रहे हैं कि उमर खालिद चूंकि राष्ट्र विरोधी काम करने जा रहा था इसलिए हमें उसे रोकने का हक है। वे सेना के सम्मान की रक्षा करने का अधिकार भी अपने पास ले रहे हैं, और इस पर अगर सरकार न सिर्फ कदम नहीं उठा रही है बल्कि उनका समर्थन कर रही है, और एक अकेली छात्रा गुरमेहर कौर पर अगर पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल टूट पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हमें किसी मेरिल स्ट्रिप की जरूरत है जो खड़ी होकर कह सके कि भाई आपके पास इस देश की सत्ता का बल है और आप एक अकेली 20 साल की लड़की पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, केंद्रीय शासक दल का एक महत्वपूर्ण एमपी, दूसरे लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं जिससे वो और असुरक्षित हो जाए और दिल्ली छोड़कर चली जाए। यह तो दिल्ली पुलिस के लिए शर्म की बात है कि उसने कहा कि वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और चली गई जी। तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए परीक्षा की घड़ी है, उसकी अपनी साख बनाने के लिए पिछले साल से लेकर अब तक जो वो अपनी साख बहाल करने के लिए क्या कर रही है। उच्चतम न्यायालय कि वह सरेआम हो रही इस हिंसा पर कोई अपनी राय कायम करेगा कि नहीं करेगा, और हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपति जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंसा की इतनी घटनाएं हो चुकी, ठीक है, और हमारा प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं एक अध्यापक के नाते कि अगर छात्र राजनीति होनी है, अपने अपने विचार होंगे और सबको अपने विचार रखने का हक है, एक दूसरे का विरोध करने का हक है, लेकिन किसी को किसी की देह छूने का हक नहीं है, किसी को यह कहने का हक नहीं है कि वो राष्ट्र का प्रवक्ता है, कि वो पुलिस का काम करेगा, वह अदालत का काम करेगा और किसी को अभियुक्त ठहराएगा, यह किसी को नहीं है। आनंद जी, हम इस चर्चा के बिल्कुल अंतिम चरण में आपकी आखिरी टिप्पणी के आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हालांकि आपने कहा है कि किस तरह की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन आप तो एबीवीपी के साथ भी काम कर चुके हैं और एनएसयूआई के साथ भी। देखिए, देश को बनाने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी पर ज्यादा है, और अगर नई पीढ़ी को आपने असहमति रखने वालों को लाठी डंडे और ढेले और गाली की भाषा से डील करने का सिखाया तो वो नई पीढ़ी आप पर भी पलटेगी, हिंसा बोने पर हिंसा ही फैलेगी। मैं आयशा के बारे में और गुरमेहर के बारे में और शैला रशीद, ये सब हिंदुस्तान की नई जमात की बेटियां और नायिकाएं हैं, इनके बारे में इतना परेशान नहीं, वो अपना संभाल लेंगी। मैं तो विद्यार्थी परिषद के भविष्य को देख के चिंतित हो रहा हूं कि अगर आपने लोकतांत्रिकरण के रास्ते पर चलते चलते राष्ट्रीयता और कभी कभी धर्म की आड़ में गुंडागर्दी को जायज समझाया तो आपके दफ्तरों में ये गुंडागर्दी की आंच लगेगी, आपके छप्पर भी नहीं बचेंगे। आप ये याद रखिए कि कांग्रेस इसी रास्ते पर चल के इस दुर्गत को शिकार हुई है। आप मेहरबानी करके भारतीय संविधान में आस्था की ललक पैदा करिए, असहमति को जीना सीखिए। आप इसको भुगते हुए 19 महीने आपको बिना मुकदमे जेल में रखा गया था, वो सारे दिन भूल गया। जयप्रकाश के मार्ग पर लौटिए, जिन्होंने नक्सलवादियों से लेकर के चंबल के बागियों तक से संवाद किया, उनकी हिंसा को नाजायज माना लेकिन समाधान के लिए सबको समेटा। मैं समझता हूं कि आज विद्यार्थी परिषद आत्महत्या के रास्ते पर बढ़ चुकी है। गुंडों के संगठन को किसी भी आड़ में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, खासतौर पर नई पीढ़ी के लोग। हम लोग तो मान लीजिए बूढ़े हैं, डर के मारे चुप हो जाएंगे जी। आनंद, लेकिन जवानी से मत टकराओ दोस्तों, आप आत्महत्या के रास्ते पर मत बढ़ो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रोफेसर अपूर्वानंद, नीरज मिश्रा जी, अनिकेत काले साहब और वलीउल्लाह कादरी साहब। हम यही उम्मीद करते हैं कि छात्र संगठन, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता, वो विरोध करें, अपनी राय रखें, मजबूती के साथ रखें, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि ये छात्र आंदोलन या छात्र राजनीति हिंसक नहीं होनी चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए, उसे अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं मिलता। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।